हेलो स्टूडेंट्स, इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने सुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो में हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का आखिर मतलब क्या होता है, और बाद में जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग हमारा है वो दो एल्गोरिदम पे बेसिकली काम करता है, जो कि है क्लस्टरिंग एल्गोरिदम और एसोसिएशन एल्गोरिदम। तो ये दोनों एल्गोरिदम के बीच का डिफरेंस बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो पढ़ लेंगे। और साथ ही साथ ये जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है वो ये 5 एल्गोरिदम का भी यूज करता है, जो कि है के मीन क्लस्टरिंग, हैरिकेचल क्लस्टरिंग, एनोमली डिटेक्शन, एसोसिएशन रूल लर्निंग और प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ये पांचों जो हमारा एल्गोरिदम है उसको भी एक एक करके हम समझ लेंगे, और अंत में हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेंगे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के। तो इसमें से कम एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है क्या वो समझ लेते हैं। तो सुपरवाइज लर्निंग में हमने क्या देखा था कि हमने हमारा जो सिस्टम है या फिर हमारा जो रोबोट है या फिर हमारा जो मॉडल है उसको हम क्या देते थे, याद हो तो लेबल्ड डेटा देते थे। लेबल्ड डेटा यानी कि हम उसको बोलते थे कि ये हमारा एक डेटा है, इसका नाम है बॉल, ये हमारा एक डेटा ना है, इसका नाम है हॉकी स्टिक। ठीक है, यानी लेबल्ड डेटा यानी क्या कि ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन हमें उसे देते थे, जबकि इस जो हम उसका ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन उसे देते थे इसलिए हम बोलते थे कि हमारी सुपरविजन में हम उससे काम करा रहे हैं, इसलिए उसे सुपरवाइज्ड लर्निंग बोलते थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो मॉडल है, हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो रोबोट है, उसे हम क्या देंगे, अनलेबल्ड डेटा देंगे। अनलेबल्ड डेटा देंगे यानी डेटा का डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे। यानी कि यहाँ पे हमने इसको बॉल बताया, यानी इसकी मेमोरी में बॉल स्टोर करवाया, तो हम बोलेंगे नहीं इसका नाम बॉल है। हॉकी स्टिक का पिक्चर इसमें स्टोर कराया, हम बोलेंगे नहीं कि ये हॉकी स्टिक है। यानी ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे। अब ऐसे ऑब्जेक्ट जिसका डिस्क्रिप्शन हम नहीं देते उसको बोलते हैं अनलेबल्ड डेटा। ठीक है, हमने इसे अनलेबल्ड डेटा दे दिया। अब अनलेबल्ड डेटा देने के बाद हमारा जो मशीन है वो क्या करेगा, वो जो हमारे अनलेबल्ड डेटा है उसमें छुपे हुए एल्गोरिथम को ढूंढेगा, उसमें छुपे हुए पैटर्न्स को फाइंड करेगा कि कौन से पैटर्न है, और वो पैटर्न के हिसाब से उसको वो सेपरेट कर देगा, उसको ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। उसके सिमिलरिटी के हिसाब से वो कैसा दिख रहा है, सेम दिख रहा है तो उसको एक ग्रुप में डाल दिया, सेम कलर के हैं तो एक ग्रुप में डाल दिया, तो उसके सिमिलरिटी के हिसाब से उसे ग्रुप में अलग अलग कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे अनलेबल्ड डेटा दे रहे हैं, इसलिए इसे बोलते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में होगा क्या कि जो भी हमारे अनलेबल्ड डेटा है उसमें से वो कुछ छुपे हुए पैटर्न को फाइंड करके, इसमें छुपे हुए पैटर्न को फाइंड करके उसके सिमिलरिटी के हिसाब से या डिससिमिलरिटी के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, अलग अलग ग्रुप में बांट देगा, जिसे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग बोलते हैं। तो वही बात बोर्ड पर लिखी है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग, या मशीन लर्निंग का ही एक टेक्निक है जिसमें वो क्या करेगा कि एल्गोरिदम सीखता है, एल्गोरिदम लर्न्स द हिडन पैटर्न ऑफ द अनलेबल्ड डेटा। ये जो हमारा अनलेबल्ड डेटा है उसमें से हिडन पैटर्न ढूंढेगा और उससे कुछ सीखेगा, कैसे सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के हिसाब से वो कुछ सीखेगा और उसको अलग कर देगा। ठीक है, अच्छा, और ये जो हमारा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है वो दो एल्गोरिदम पे काम करता है, एक तो है क्लस्टरिंग और दूसरा है एसोसिएशन। सो शायद से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो देख लेते हैं क्लस्टरिंग और एसोसिएशन एल्गोरिदम क्या है। तो सबसे पहले क्लस्टरिंग एल्गोरिदम देख लेते हैं। क्लस्टरिंग का मतलब क्या निकलता है, ग्रुपिंग, झुंड बनाना किसी चीज का, समूह बनाना किसी चीज का जो सिमिलर हो। तो क्लस्टरिंग का मतलब समझ में आ गया, ग्रुपिंग क्लस्टरिंग सेम ही चीज है। तो क्लस्टरिंग क्या करेगा कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारे होंगे, ऑब्जेक्ट्स उसको अलग अलग क्लस्टर में कन्वर्ट करेगा, ग्रुप में कन्वर्ट करेगा, अलग अलग क्लस्टर में कन्वर्ट करेगा, ग्रुप में अलग अलग उसको बना देगा, उसका ग्रुप बना देगा। कैसे बनाएगा, वो उसकी सिमिलरिटी के हिसाब से उसको एक ग्रुप में डालेगा। ठीक है, और अगर सिमिलर है नहीं, कोई भी डेटा या कोई भी ऑब्जेक्ट सिमिलर है नहीं, तो जो जितने ऑब्जेक्ट एक दूसरे से सिमिलर है नहीं उसको अलग ग्रुप में डाल देगा। तो भी लिखा है कि ग्रुप एंड हैज लेस और नो सिमिलरिटी रिमेन्स इनटू अनदर ग्रुप।
ठीक है, सिमिलर सिमिलर को एक साइड और सिमिलर जो नहीं है उसको अलग दे देगा, जिसको बोलते हैं क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। अब एग्जांपल लेके देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे अनलेबल्ड डेटा है, बॉल हो गया, वाटरमेलन हो गया, चिली हो गया, बनाना हो गया, कार हो गया, हॉकी स्टिक हो गया, ये सारे अनलेबल्ड डेटा है। अनलेबल्ड डेटा को ये क्या करेगा, ये क्लस्टरिंग करेगा यानी ग्रुपिंग करेगा। कैसे, उसके सिमिलरिटी के हिसाब से, सिमिलर हो गया, ये भी सिमिलर हो गया, ठीक है, ये भी सिमिलर हो गया, और जो सिमिलर है नहीं, हैज लेस सिमिलरिटी और नो सिमिलरिटी, जो सिमिलर है नहीं उसको अलग ग्रुप में ये बांट देगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। अब आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट है एसोसिएशन एल्गोरिथम। एसोसिएशन एल्गोरिथम क्या करेगा, एसोसिएशन एल्गोरिथम जो है, जो हमारे सेट ऑफ डेटा है, सेट ऑफ आइटम्स जो है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम कब हो रहे हैं, कौन से जो हमारे डेटा है वो मोस्ट ऑफ द टाइम आ रहे हैं, उसके बीच का रिलेशन बताएगा या वो बताएगा। तो क्या एग्जाम में हम लिखेंगे कि डिटरमाइन सेट ऑफ आइटम दैट अकर्स टुगेदर फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर कौन सी चीजें आ रही है, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक इंसान ने एग खरीदा, साथ में ब्रेड खरीदा, बटर खरीदा, दूसरे इंसान ने ब्रेड खरीदा, मिल्क खरीदा, एग खरीदा, तीसरे इंसान ने कोल्ड ड्रिंक लिया, हमारा आइसक्रीम हो गया, चिप्स का पैकेट लिया, तीसरे ने ब्रेड लिया, बटर लिया और मिल्क लिया। ये सारे डेटा जब हम देंगे मशीन को तो वो क्या करेगा, वो हमारे सेट ऑफ डेटा जो है, कौन से सेट ऑफ डेटा है वो ज्यादा टाइम आ रहे हैं, तो ये सारे सेट ऑफ डेटा में से वो बोल देगा कि इंसान जो है ब्रेड के साथ बटर लेगा, यानी ये दो डेटा ज्यादा आ रहे हैं इसके अंदर, तो वो रिलेशन बता देगा, ब्रेड और बटर खरीदेगा, ब्रेड लेगा तो साथ में बटर खरीदेगा, ठीक है। तो वही लिखा है, हियर मॉडल प्रिडिक्ट दैट ब्रेड एंड बटर आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली आइटम्स टू बी बॉट, ब्रेड और बटर ज्यादातर लोग लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एसोसिएशन, रिलेशन बता देगा कोई भी दो सेट ऑफ डेटा का, जो कितनी बार ज्यादा बार आ रहे हैं उसका। तो शायद से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट एल्गोरिथम की तरफ। अब ये तो था दोनों के बीच का कंपैरिजन, किसका हमने अभी देखा किसके बीच का, अपना क्लस्टरिंग और एसोसिएशन के बीच का। अब दूसरे और 5 एल्गोरिदम आते हैं जो अनसुपरवाइज लर्निंग यूज करता है। के मीन्स हो गया, हायरार्किकल क्लस्टरिंग हो गया, एनोमली डिटेक्शन हो गया, एसोसिएशन रूल हो गया, प्रिंसिपल, कंपोनेंट, मशीन, एक एक करके सारे देख लेते हैं। तो पहले तो हम देख लेते हैं के मीन्स क्लस्टरिंग। अब के मीन्स क्लस्टरिंग यानी क्या, क्लस्टरिंग यानी हमें पता है ग्रुपिंग करना। तो ग्रुपिंग कैसे करता है, जब भी हम उसे अनलेबल्ड डेटा देते हैं तो उसके अंदर जो छुपे हुए पैटर्न है उसमें से वो कुछ सीखता है, एल्गोरिथम उससे सीखता है और उसकी सिमिलरिटी के हिसाब से, शेप एंड साइज के हिसाब से वो उसे सेपरेट कर लेता है। बस वही बात बोर्ड पे लिखी है। इट इज यूज्ड फॉर ग्रुपिंग दी अनलेबल्ड डेटा, अनलेबल्ड डेटा को ग्रुप करने के लिए काम आता है। कैसे, बाय फाइंडिंग द हिडन पैटर्न, इसके अंदर कुछ हिडन पैटर्न होगा, उसके हिसाब से वो उसको क्या कर देगा, क्लस्टर में या ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अच्छा, ये तो खाली मीनिंग हो गया क्लस्टरिंग का। आगे बढ़ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सेट ऑफ डेटा है, इसमें यहाँ पे सारे एप्पल के डेटा है मान के चलते हैं, सारे बनाना के डेटा है मान के चलते हैं, सारे बॉल के डेटा है मान के चलते हैं। यानी यहाँ पे हमारे पास एक क्लस्टर हो गया, 2 क्लस्टर हो गया, 3 क्लस्टर हो गया, यानी 3 ग्रुप हो गए। यानी नंबर ऑफ क्लस्टर कितने हैं, इसके पास 3 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्लस्टर हमें के का वैल्यू बताता है। के मींस यानी के का वैल्यू कौन बताता है, नंबर ऑफ क्लस्टर इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ के। जितने ज्यादा क्लस्टर उतना वैल्यू के का ज्यादा, ठीक है। अब के तो समझ में आ गया, नंबर ऑफ ग्रुप यानी के का वैल्यू। मीन्स यानी क्या, मीन्स यानी एवरेज। जैसे कि ये हमारा एक क्लस्टर है, उसका एवरेज वैल्यू कहाँ पे होगा, बट ऑब्वियस सेंटर पे होगा। ये क्लस्टर है, उसका एवरेज वैल्यू सेंटर पे होगा। ये क्लस्टर है, उसका एवरेज वैल्यू सेंटर पे होगा। तो मीन को हम क्या बोल देंगे, सेंटर पे, इसलिए हम बोल देंगे सेंट्रॉइड, ठीक है। मीन का मतलब होता है सेंट्रॉइड। सेंटर ऑफ द क्लस्टर इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड, ठीक है। और ये के मींस क्लस्टरिंग का यूज कहाँ होता है, मार्केट एनालिसिस में इसका यूज होता है, और जो हमारे डॉक्यूमेंट है उसको क्लासिफाई करने में इसका यूज होता है। सिमिलर डॉक्यूमेंट को वो उसके पैटर्न के हिसाब से अलग कर देगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट जो एल्गोरिथम है वो है हायरार्किकल क्लस्टरिंग। हायरार्किकल क्लस्टरिंग, ठीक है। हायरार्किकल क्लस्टरिंग में क्या होता है एक्चुअली कि हमारे ये सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स है A B C D E F, ठीक है। अब ये सेट ऑफ डेटा पॉइंट में ये जो एल्गोरिथम है वो क्या बोलता है कि हर एक सेट ऑफ डेटा पॉइंट खुद से एक का क्लस्टर बनाएगा। हर एक सेट ऑफ डेटा पॉइंट खुद से एक क्लस्टर बनाएगा। जैसे कि ये A है तो ये खुद से क्लस्टर बना दिया, इसने B है खुद से क्लस्टर बना दिया, ठीक है। वही लाइन यहाँ पे लिखी है, एवरी डेटा पॉइंट स्टार्ट्स आउट एज इट्स ओन क्लस्टर। खुद से क्लस्टर बना दिया, ए और बी खुद से क्लस्टर बना दिया। तो यहाँ पे हम ये ए का
ऐसे लाइन बना दी है, ए और बी ने खुद से क्लस्टर बना दिया तो लाइन बना दी हमने, ठीक है। उसी तरीके से डी और ई ने भी खुद से क्लस्टर बनाया, ठीक है, तो ये डी का लाइन बना दिया, ये ई का लाइन बना दिया, ठीक है। अच्छा, और कौन से पॉइंट बचे, सी ने भी खुद से क्लस्टर बना दिया तो ये हम सी का क्लस्टर बना दिया, ठीक है। उसी तरीके से एफ ने भी खुद का क्लस्टर बना दिया तो एफ का भी खुद का क्लस्टर हमने बना दिया। जितना डिस्टेंस दूर है उतना हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन क्लियर हो गई कि हर एक सेट ऑफ डेटा पॉइंट खुद से एक क्लस्टर बनाएगा, खुद से ग्रुप बना देगा, ठीक है। बाद में क्या लिखा है, मर्ज द क्लस्टर्स विच आर रिलेटिवली क्लोज टू ईच अदर। अब ये जो क्लस्टर सारे हमने बनाए हैं, ग्रुप बनाया है, उसको मर्ज करो। मर्ज कैसे करो, जो सबसे पास में होगा, रिलेटिवली पास में होगा, उसको मर्ज करो। तो यहाँ पे ए और बी पास में देख रहे हैं रिलेटिवली, तो उसको हमने मर्ज कर दिया, ठीक है। यानी ए और बी को, ये जो क्लस्टर था उसका एक दूसरा क्लस्टर, नया क्लस्टर बना दिया जो भी पास है। मर्ज द क्लस्टर विच आर रिलेटिवली क्लोज टू ईच अदर, पास में है दोनों, तो एक क्लस्टर बना दिया। अब ए और बी का एक क्लस्टर बन गया, ए और बी का क्लस्टर बन गया, तो ऐसे हमने एक लाइन ज्वाइन कर दी, क्लस्टर बन गया। दूसरा कौन सा बनेगा, दूसरा और कौन से पॉइंट पास पास में है, ये डी और ई पास पास में है, उसका एक खुद से क्लस्टर बना दिया हमने, मर्ज कर दिया दोनों क्लस्टर को, डी और ई को मर्ज कर दिया, डी और ई को मर्ज कर दिया हमने, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। बस ये पास पास में है वो कर दिया हमने मर्ज। और बाद में क्या लिखा है, रिपीट दिस प्रोसेस फॉर मर्जिंग। ये मर्जिंग की प्रोसेस रिपीट करते रहो। कैसे, पास पास में ये मर्ज कर दिया, अब कौन सा पास में रहा, सी, ये जो बड़ा क्लस्टर है उसके पास में है, ए बी जो मर्ज किया उसके पास में है, तो वापस से रिपीट करना है मर्जिंग। तो ए बी को किसके साथ मर्ज कर देंगे, सी के साथ, तो एक और क्लस्टर बन गया। यानी ए बी को सी के साथ मर्ज किया, ये रहा सी, किसके साथ मर्ज किया, ए बी के साथ, यानी ऐसे करके हमने मर्ज कर दिया, ठीक है। अच्छा, बाद में ये डी का जो बड़ा क्लस्टर बना वो एफ पास में है, तो उसको एफ के साथ मर्ज कर दिया हमने, ठीक है। यानी डी एफ के साथ मर्ज किया, डी एफ के साथ मर्ज कर दिया, यानी ऐसे मर्ज कर दिया हमने। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब हमारे पास एक ये क्लस्टर है और एक ये क्लस्टर है, दोनों पास पास में है, तो रिपीट दिस प्रोसेस ऑफ मर्जिंग। तो ये दोनों पास पास में है तो दोनों को हम मर्ज कर देंगे, ऐसे करके दोनों को मर्ज कर दिया, ठीक है। यानी एक ये था, दोनों को हमने ऐसे करके मर्ज कर दिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमें ग्राफ मिल चुका है। अब यहाँ पे हम एक एवरेज लाइन बनाएंगे, यहाँ पे ऐसे करके कुछ एवरेज लाइन बनाएंगे, ऐसे ये एवरेज लाइन हमने बना दी। ये एवरेज लाइन कैसे बनाएंगे, सेंटर ऑफ मास पे से। जैसे कि ये हमारा पेंसिल है, पेंसिल को हमें बैलेंस करना है तो यहाँ से कहाँ से पकड़ना पड़ेगा, मास इक्वली डिवाइड होने चाहिए। ऐसे ही मास यहाँ पे इक्वली डिवाइड होने चाहिए, ऊपर नीचे। तो यहाँ से हमने एक लाइन बना दी, ये हमारा हो गया डिस्टेंस का एक्सिस, ये डिस्टेंस का एक्सिस मान के चलते हैं, डिस्टेंस का एक्सिस हो गया। यहाँ कहाँ पे हमें डिस्टेंस मिला, सपोज करते हैं 30 मीटर, ठीक है। जो भी यहाँ पे नंबर होंगे उसके हिसाब से डिस्टेंस होगा, तो 30 मीटर मान के चलते हैं। तो 30 मीटर हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि जो भी सेट्स ऑफ डेटा पॉइंट है वो अगर 30 मीटर से दूर होंगे तो उसका हम ग्रुप नहीं बना पाएंगे। 30 मीटर तक है ए और बी, 30 मीटर है या 25 मीटर है तो उसको क्लस्टर कर देंगे, उसका ग्रुप बना देंगे। लेकिन ए और बी के बीच का डिस्टेंस अगर 35 मीटर है, 35 मीटर है, तो उसको हम ग्रुप नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या बताएगा हमें, क्लस्टरिंग का ऑप्टिमल डिस्टेंस, यानी क्लस्टरिंग हम कौन से डिस्टेंस तक कर सकते हैं वो ये एवरेज लाइन बता देगी। तो वही बात यहाँ पे लिखी है, फ्रॉम द ग्राफ वी कैन फाइंड द ऑप्टिमल क्लस्टर डिस्टेंसिंग। ऑप्टिमम क्लस्टर डिस्टेंसिंग यानी क्या, उससे ज्यादा दूर होंगे तो हम उसका ग्रुप नहीं बना पाएंगे। आई होप बात शायद से समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट आपने शायद से ले लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट एल्गोरिथम पे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है एनोमली डिटेक्शन। अब एनोमली का मतलब क्या, एनोमली यानी सबसे अलग, जो सबसे डिफरेंट हो उसको एनोमली बोल देंगे। जैसे कि हमारे पास 50 पाइनएप्पल के पिक है और एक कार का पिक है, तो कार क्या हो गया, एनोमली, सबसे डिफरेंट है। तो वही लिखा है, एनोमली मीन्स समथिंग दैट डिफर्स फ्रॉम अदर, सबसे डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कुछ सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स है, ये हमारे क्लस्टर हो गया, ठीक है, ये हमारे क्लस्टर हो गया। ये सेट ऑफ डेटा पॉइंट के साथ ये भी एक सेट ऑफ डेटा पॉइंट है, लेकिन ये सबसे अलग है, ये सारे पाइनएप्पल्स है। और ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया सपोज एप्पल हो गया या कार हो गया, ठीक है, सबसे अलग है। तो सबसे अलग जो होगा उसको क्या बोल देंगे, एनोमली, ठीक है। अच्छा, एनोमली का मतलब तो समझ में आ गया होगा, सबसे अलग होगा वो। इट इज द रेयरेस्ट अकरेंस डेटा, ये ऐसा डेटा है जो बहुत ही कम अकर होता है, बहुत ही कम केस में हमको देखने को मिलता है। दैट डज नॉट फिट द पैटर्न, जो हमारी ये पैटर्न है उसको फिट नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे एप्पल है, तो ये सारे एप्पल का एक पैटर्न है हमारे पास, और साथ में कार का भी डेटा है। तो ये कार क्या इसको फिट कर पाएगा, नहीं। एप्पल तो एक फ्रूट है और कार तो एक मशीन है, तो दोनों में तो कोई सिमिलरिटी है नहीं। यानी ये क्या हो गया, एकदम डिफर कर रहा है डेटा,
ठीक है, वही बात लिखिए, फिट नहीं कर पा रहा ये पैटर्न को, जिसको एनोमली बोल देंगे। ठीक है, इट इज द डेविएशन इन गिवन सेट ऑफ डेटा। ये जो हमारा सेट ऑफ डेटा है उसमें एक डेविएशन है, जैसे कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में जाती है, लेकिन सामने अगर हमने प्रिज्म रख दिया तो क्या करेगा, लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा, डेविएट कर देगा। यानी ये क्या है, डेविएशन है ये डेटा का। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है, दैट इज वाई इट सीम्स सस्पिशियस। इसका मतलब क्या निकला, ये सस्पिशियस है, कुछ शंकास्पद लग रहा है हमें कि सबसे अलग इसका, ये डिफरेंट है सबसे, इसका बिहेवियर एकदम ही अलग है। ठीक है, जैसे कि ये सारा हमारे पास गाय का डेटा हो गया, काऊ का डेटा हो गया, और ये अकेला जो हमारा डेटा है वो कुत्ते का हो गया, तो वो तो भौंक रहा है, यानी इसका बिहेवियर इससे तो अलग है, कुछ सस्पिशियस लग रहा है, कुछ शंकास्पद लग रहा है। एज इट इज नॉट गिविंग दी नॉर्मल बिहेवियर इन दी डेटा सेट, ये नॉर्मल बिहेवियर दे नहीं रहा, ये कुछ अलग ही चीज है। उसको डिटेक्ट करने के लिए हम ये एल्गोरिदम का यूज करते हैं, एनोमली डिटेक्शन। अब इसका यूज कहाँ पे होगा, तो इसका यूज होगा फ्रॉड डिटेक्शन में। फ्रॉड डिटेक्शन में कैसे यूज होगा कि हमारे पास कुछ सेट ऑफ डेटा पॉइंट जो हमारे बैंक है वो रखते हैं यानी मॉनिटर करते हैं हमारे डे टू डे के ट्रांजैक्शन। हमारे डे टू डे के ट्रांजैक्शन 500, 1000, 2000 के बीच में होंगे। ठीक है, अब अचानक से एक दिन 50,000 का ट्रांसफर हमारा ट्रांजैक्शन हुआ, 50,000 का ट्रांजैक्शन हुआ, तो वो क्या हो गया, एनोमली हो गया, बिहेवियर उसका अलग हो गया, वो इसमें सेट नहीं कर पा रहा, फिट नहीं हो रहा। तो बैंक वाले सोचेंगे कि अचानक से 50,000 का ट्रांसफर कैसे हो गया इसके अकाउंट में से, यानी वो समझेंगे कि कुछ फ्रॉड हुआ है। तो फ्रॉड डिटेक्शन में ये एनोमली डिटेक्शन का काम आता है। सो आई होप एनोमली डिटेक्शन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं एसोसिएशन रूल। अब एसोसिएशन रूल क्या बताता है, हमें रिलेशन बताता है दो ऑब्जेक्ट के बीच का, या फिर रिलेशन फाइंड करके हमें देता है। और ये जो हमारा एल्गोरिदम है वो इफ देन रूल पे काम करता है। किस पे काम करता है, इफ देन रूल पे काम करता है। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, यानी दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेशन बताता है, या दो ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेशन फाइंड करके देता है, जिसे बोलते हैं एसोसिएशन रूल लर्निंग। अब एग्जांपल लेके समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि इफ देन रूल देख लेते हैं। इफ कस्टमर बाय फोन देन, तो फिर वो कवर भी लेगा साथ में, यानी फोन और कवर के बीच का रिलेशन बता दिया। नेक्स्ट है इफ कस्टमर ओपन्स एन अकाउंट, बैंक में अकाउंट खोलता है, देन उसको क्या मिलेगा, साथ में क्रेडिट कार्ड मिलेगा, यानी हमारा अकाउंट और क्रेडिट कार्ड के बीच का रिलेशन बता देगा। इफ यू वॉच माई वीडियो, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हो तो आप क्या करोगे, सर मैं तो डिसलाइक करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो चीज के बीच का क्या बता देता है, रिलेशन बता देता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। वही एग्जांपल लिया है, एक सुपरमार्केट के अंदर एक इंसान गया, उसने एग ब्रेड बटर लिया, दूसरे ने ब्रेड मिल्क एग लिया, तीसरे ने कोल्ड ड्रिंक चॉकलेट चिप्स ली, चौथे कस्टमर ने ये ब्रेड बटर और मिल्क लिया। ठीक है, अब ये जो एसोसिएशन रूल लर्निंग है वो जो हमारे कस्टमर है उनका बिहेवियर समझने में काम आता है। ये सारे डेटा उसे दिए जाते हैं, किसको, वो हमारा जो मॉडल है उसको दिए जाते हैं। तो उसमें से वो क्या बता के देगा, कस्टमर का बिहेवियर बता के देगा कि कस्टमर अगर एक चीज खरीद रहा है तो उसके साथ दूसरी यही चीज मोस्ट प्रोबेबली खरीदेगा। जैसे कि कस्टमर अगर ब्रेड खरीद रहा है तो डेटा पे से वो बता देगा कि वो बटर तो खरीदेगा ही खरीदेगा, यानी एक चीज के साथ कौन सी फ्रीक्वेंटली दूसरी चीज भी खरीदेगा, वो ये चीज हमें बता के देता है। तो वही लिखा है, व्हेन वी वांट टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द कस्टमर, कस्टमर का बिहेवियर जब समझना है तब क्या कि विथ वन थिंग, एक चीज के साथ, ब्रेड के साथ, व्हाट अनदर थिंग वुड बी बॉट, दूसरी कौन सी चीज बटर ही खरीदी जाएगी, वो हमें बता के देगा ये एल्गोरिदम। तो शायद से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, ये हमारा आखिरी एल्गोरिदम है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। अब प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस बेसिकली क्या है, वो डायमेंशन को रिड्यूस करने की एक टेक्निक है। तो वो ही लिखा है डायमेंशनल रिडक्शन टेक्निक, डायमेंशन को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, यानी हाई डायमेंशन को लो डायमेंशन में लाके रख देता है, कन्वर्ट्स हाई डायमेंशन डेटा इनटू लो डायमेंशन डेटा। अब हाई डायमेंशन को लो डायमेंशन में कैसे लाता है वो समझ लेते हैं। क्या है हाई डायमेंशन डेटा, लो डायमेंशन डेटा? जैसे कि हमारे पास बहुत सारे डेटा है, 1000 डेटा है, तो 1000 डेटा है तो उसका डायमेंशन कैसा है, हाई है। और वो 1000 डेटा का अगर मॉडल एनालिसिस करेगा, हमारा मशीन एनालिसिस करेगा, तो उसका एफिशिएंसी कुछ आएगा नहीं, इतना समझ नहीं पाएगा। ठीक है, अगर डायमेंशन हाई है, डेटा हाई है तो ये हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस क्या करेगा, जो बहुत सारे डेटा है जिसका डायमेंशन हाई है उसका डायमेंशन लो कर देगा। कैसे लो करेगा कि जो भी नेसेसरी डेटा है उसको रखेगा और अननेसेसरी डेटा को रिमूव कर देगा।
यानी कि 1000 डेटा थे, उसमें से 500 डेटा रिमूव कर दिए, 500 रख दिए, जो नेसेसरी थे वो रख दिए। यानी अब डायमेंशन लो हो गया। अब डायमेंशन लो हो गया तो हमारा जो मशीन है, हमारा जो मॉडल है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, वो अच्छे से उसे समझ पाएगा। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो वही लिखा है कि इट इज अ डायमेंशनल रिडक्शन टेक्निक विच कीप्स द नेसेसरी डेटा एंड रिमूव्स द अननेसेसरी डेटा। नेसेसरी डेटा को रखेगा, अननेसेसरी डेटा को निकाल देगा, सो दैट मॉडल कैन बिकम इफेक्टिव। तो वो इफेक्टिव बन जाएगा। यानी कर क्या रहा है, ज्यादा डेटा जो है उसको कम डेटा में कन्वर्ट कर रहा है, हाई डायमेंशन से लो डायमेंशन में ला रहा है। कैसे? अननेसेसरी को निकाल के नेसेसरी को रख के। अब यही चीज एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि हमारे पास कपबोर्ड है, घर पे कपबोर्ड है, कपबोर्ड के अंदर बहुत सारे कपड़े हैं, कपबोर्ड के अंदर लॉट्स ऑफ क्लोथ्स, बहुत सारे कपड़े हैं। तो हम कौन सा कपड़ा पहने उसका डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो विच क्लोथ वी शुड वियर, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारे सेट ऑफ डेटा है, यानी डायमेंशन उसका हाई है। तो हम क्या करेंगे, उसका डायमेंशन कम करेंगे। ठीक है, उसका डायमेंशन रिड्यूस करेंगे। कैसे रिड्यूस करेंगे उसका डायमेंशन, कैसे डेटा कम करेंगे? जो भी पुराने कपड़े होंगे, जो भी पुराने कपड़े होंगे उसको हम निकाल देंगे, अननेसेसरी डेटा को निकाल देंगे, और नए कपड़े, नेसेसरी डेटा को हम रख लेंगे। ठीक है, यानी अब उसका डायमेंशन कम हो चुका है। अब हमारा जो कपबोर्ड है उसमें कम ही डेटा है, कम ही कपड़े हैं, तो हम आसानी से हमारा काम कर पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब दूसरा एक और एग्जांपल लेके समझते हैं इसे। गूगल फोटो की बात करते हैं। हमारे मोबाइल के अंदर हजारों फोटो होते हैं। ठीक है, वो हजारों फोटो का ये जो गूगल फोटो है वो ग्रुप करके रखता है। अगर देखा हो तो ग्रुपिंग करके उसने रखा होता है। तो इतने हजारों फोटो का गूगल फोटो कैसे ग्रुपिंग करके रखता है? तो उसके लिए गूगल फोटो क्या अप्लाई करता है सारे फोटोज पे। जैसे कि 1000 फोटो है, जैसे कि 1000 फोटो है, तो वो क्या करेगा, पीसीए लगाएगा। पीसीए यानी क्या, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, वो लगाएगा। यानी क्या करता है, वो हाई डायमेंशन को लो डायमेंशन में रिड्यूस कर देता है। यानी यहाँ पे हमारे पास 500 फोटो आ जाएंगे। कैसे हाई को लो में कन्वर्ट करेगा? जो अननेसेसरी फोटो है, जो एकल दोकल फोटो है, जो आपके कोई बहुत ही दूर, जो फ्रीक्वेंटली क्लिक नहीं किए गए हैं, वो सारे फोटो को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। और जो फ्रीक्वेंटली फेसेस उसको दिख रहे हैं उसको वो रख लेगा। यानी उसका डायमेंशन उसने कम कर दिया, अननेसेसरी डेटा को रिमूव करके नेसेसरी डेटा को रख के। अच्छा, बाद में ये जो 500 फोटो है उस पे गूगल फोटो क्या अप्लाई करता है, के मीन्स अप्लाई करता है। के मीन्स में क्या होता है, जो हमारे पास अनलेबल्ड डेटा है, अनलेबल्ड डेटा के अंदर जो एल्गोरिथम छिपा हुआ है, उसके शेप और साइज के हिसाब से, फेस के हिसाब से वो उसे ग्रुपिंग कर देता है। तो गूगल फोटो इस तरीके से फोटो का ग्रुपिंग कर देता है। तो आई होप ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। शायद से आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। और अंत में देख लेते हैं हम इसके एडवांटेज सुपरवाइज लर्निंग के। तो एडवांटेज क्या है कि कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और ये जो हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग है, सॉरी सुपरवाइज लिखा हुआ है यहाँ पे, अनसुपरवाइज लर्निंग है, उसका दूसरा एडवांटेज क्या है कि जो भी पैटर्न है उसको फाइंड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तीसरा है कि ये जो हमने अनसुपरवाइज लर्निंग से हम मैनुअल वर्क को बहुत कम कर सकते हैं और जो खर्चे होते हैं उसको भी कम कर सकते हैं। साथ ही साथ डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं कि ये जो अनसुपरवाइज लर्निंग है उसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा कम है। क्यों? अनलेबल्ड डेटा हम दे रहे हैं और ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और जितने ज्यादा डेटा होंगे, फीचर जितने ज्यादा होंगे, उतना वो कॉम्प्लिकेटेड बनता जाएगा। तो ये पूरा कंसेप्ट था अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का। सो आई होप कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।